सुबह का वक्त। शौर्य काफी चैन से सो रहा था। उसके चेहरे पर आज नींद में भी काफी दिलकश मुस्कान छाई हुई थी। नींद में भी किसी के पास होने के एहसास से शौर्य अचानक ही अपनी आंखें खोल देता है और सामने देख काफी कठोर आवाज में कहता है, ईशान, ये तुम क्या कर रहे हो? ईशान शौर्य की अचानक आवाज सुन डर और हड़बड़ाहट में पीछे हटते हुए जोर की सांस भरते हुए कहता है, क्या भाई, ऐसे कोई अचानक जागता है क्या? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। शौर्य उठकर बेड पर बैठते हुए ईशान को काफी अजीब नजरों से घूर कर कहता है, ये सेम सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम क्या कर रहे थे अभी? ईशान शौर्य की बात सुन काफी एक्साइटेड होते हुए कहता है, भाई, आपको पता है आज मैंने दुनिया के 8वें अजूबे की खोज की है। उसकी ऐसी फालतू बात सुन शौर्य उसे इग्नोर करते हुए बेड से खड़ा होते हुए कहता है, ओके। शौर्य का ऐसा फीका रिएक्शन देख ईशान बेड पर से जल्दी से नीचे उतरकर शौर्य का रास्ता रोक बच्चों जैसे कहता है, क्या ठीक है भाई, आपको नहीं जानना ऐसी क्या चीज है? शौर्य उसे बिना इंटरेस्ट के देख रहा था, लेकिन ईशान ने उसके सारे भाव को इग्नोर कर काफी एक्साइटेड होते हुए आगे कहा, अगर नहीं जानना तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो बताऊंगा। ये बोल ईशान थोड़ा शौर्य के चेहरे के पास झुक अपना हाथ उसके होठों के पास ले जाता है, जिसे देख शौर्य अजीब नजरों से उसे देख उखड़े हुए लहजे में कहता है, ईशान, ये क्या कर रहे हो? दूर हटो। ईशान अपनी उंगलियों से उसके होठों को नाप कर एक स्माइल का साइन बनाकर शौर्य को इशारा करते हुए कहता है, ये। शौर्य उसकी हरकतों को सवालिया निगाहों से देखता है। ईशान खुशी से उस साइन को शौर्य को दिखाते हुए कहता है, ये देखो भाई, ये है दुनिया का 8वां अजूबा, आपकी स्माइल, जिसे शायद आज तक किसी ने भी देखा नहीं होगा। आपको पता है, जब मैं कमरे में आया था तो मैंने देखा कि आप नींद में भी मुस्कुरा रहे थे। मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैं जैसे ही आपके स्माइल के करीब पहुंचा, आपने अपनी आंखें खोल दी और मुझे डरा दिया। ईशान अपनी उंगलियों से स्माइल साइन बनाकर उसे दिखाकर खुशी से कहता है, लेकिन मैंने इसे कैद कर लिया, अब मैं यह बात सबको बताऊंगा। इतना बोल ईशान खुशी से उछलते हुए जाने लगता है। शौर्य उसकी बेसिर पैर की बात सुन अपना सिर झटक देता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, ईशान वापस से उसके सामने आ धमकता है, जिसे देख शौर्य चिढ़ते हुए उस पर फूटने ही वाला होता है कि ईशान जल्दी से बोलना शुरू करता है, भाई, मुझे पता है आप अभी मुझ पर बरसने वाले हो, लेकिन इससे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि आपको ये बताना मैं भूल गया था कि मैं यहाँ क्यों आया था। फिर वह सोफे पर रखे कुर्ते की ओर इशारा करते हुए कहता है, भाई, यह भाभी आपके लिए आज के पूजा वाले कपड़े निकाल कर गई हैं। आप तैयार होकर जल्दी से मंदिर पहुँच जाना। सोनू बाबा और उनके बेटे मंदिर जा चुके हैं। मैं और लविश भी अभी निकल रहे हैं। और रही बात भाभी की, तो वो सुबह सुबह ही चली गई थी और जाते हुए आपको यह संदेश देने के लिए मुझे कह गई थी। आपको मैं उठा दूं क्योंकि आप कल रात देर से सोए थे, इसीलिए भाभी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। ओके बाय, अब मैं भी चलता हूँ। इतना बोल जैसे ही ईशान लंबी लंबी सांस लेने लगता है। बेचारा शौर्य के गुस्से से बचने के लिए सारी बात एक सांस में ही जो कह चुका था। ईशान अपनी बात खत्म जैसे ही भागते हुए कमरे से बाहर जाने को हुआ, उसके कानों में शौर्य की आवाज आई, ईशान। ईशान के कदम रुक जाते हैं। ईशान अपनी आंखें बंद कर खुद से कहता है, फंस गया मैं, बचा लेना भगवान। ईशान जैसे ही खुद के लिए सेफ्टी मांग मुड़ता है कि उसके सामने, बिल्कुल सामने शौर्य दिखाई देता है, जिसे देख ईशान मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ भाई। शौर्य एक नज़र बिना भाव के ईशान को घूरता है, फिर आगे बढ़ उसे अपने गले से लगा लेता है। एक पल तो ईशान दंग ही रह जाता है। शौर्य गले लगने से ईशान भी शौर्य को कसकर हक कर लेता है। एक पल बाद शौर्य ईशान से अलग होकर उसके गाल पर हल्का थपथपाते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे ईशान। ये सुन ईशान की आंखों में नमी छलका आती है। आज उसका जन्मदिन है, ये बात तो वो एक पल के लिए भूल ही गया था। ईशान अपना जन्मदिन नहीं मनाता क्योंकि इस दिन से उसकी सिर्फ दर्द की यादें जुड़ी हैं। सिवाय परिवार वालों के वो किसी का भी विश एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर कोई फ्रेंड उससे गलती से विश कर दे तो हर पल दूसरों को खुशी देने वाला ईशान का एक अलग ही रूप लोगों को देखने को मिलता है।
ईशान शौर्य के विश करने से एक दर्द भरी मुस्कान बिखेरने की कोशिश करते हुए कहता है, थैंक यू भाई। उसका वो दर्द देख शौर्य को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वो प्यार से उसका सिर सहलाता है और उसके बाल बिगाड़ कर कहता है, तुम चलो मंदिर, मैं आता हूँ। फिर एक कदम चल रुक कर वापस ईशान को देख उसकी तरफ कुछ फेंकते हुए कहता है, और शायद जल्दी पहुंचने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। इतना बोल वो वॉशरूम में चला जाता है। ईशान अपने हाथ में शौर्य की दी हुई चीज को देख मुस्कुरा देता है, फिर जल्दी से नीचे जाता है। लविश जो कब से उसका वेट कर रहा था वो गुस्से में कहता है, क्या यार, कहाँ रह गया था तुम? हम लेट हो गए ना, चल अब जल्दी चल। इतना बोल लविश जैसे ही कार की तरफ बढ़ने लगता है तो ईशान उसको रोकते हुए कहता है, चलेंगे घोंचू, लेकिन इसमें नहीं। फिर अपने हाथ में शौर्य की दी हुई चाबी के एक बटन को दबाता है तो दूसरे साइड खड़ी एक ब्रांड न्यू ब्लू स्पोर्ट्स कार आवाज करती है। इसे देखकर लविश उस कार को देख हैरानी से कहता है, OMG, ये तो वही कार है जिसे हमने 2 दिन पहले मैगजीन में देखा था। ये अभी अभी एक हफ्ते पहले सिर्फ न्यूयॉर्क में ही लॉन्च हुई है, और तूने कहा था कि तू शौर्य भाई से इस कार के बारे में बोलेगा। तूने बात भी कर ली इतनी जल्दी, वाह सुपर्ब। लविश उस कार को देख काफी एक्साइटेड हो गया था। ईशान उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए मन में कहता है, मैंने ख्वाहिश जाहिर भी नहीं की थी, लेकिन भाई ने वो मेरे कुछ कहने से पहले ही पूरी कर दी। लव यू भाई। इतना सोच ईशान खुश होते हुए टशन में कार में बैठ तेज रफ्तार से वहां से निकल जाता है। सारा ओबेरॉय परिवार मंदिर पहुंच चुका था। ये देवी माँ का पुराना और काफी खूबसूरत मंदिर था। तनुजा जी की बरसी की पूजा हर साल यही होती थी। मेहमानों के लिए भोग, गरीबों में दान, ये सारी रस्में विधि होती थी। पहले तो ये सारी तैयारी हर साल प्रकाश जी खुद करवाते थे अपनी निगरानी में, क्योंकि उन्हें किसी पे भरोसा नहीं हुआ करता था। पर इस बार उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी वाणी को खुशी खुशी सौंप निश्चित रूप से खुश थे। इस पूजा में कुछ करीबी लोग भी आया करते थे, जैसे शौर्य के दोस्त सुरेश जी के कुछ खास करीबी लोग थे। शौर्य भी जल्दी से मंदिर पहुंच गया। शमशेर के साथ आते ही सबसे पहले देवी माँ की मूर्त और अपनी माँ की तस्वीर के आगे सिर झुकाया, फिर दादाजी के पैर छुए। विनय और आर्यन भी आ चुके थे और सब शौर्य के गले मिल उसे बातों में लग गए थे। सब पूजा के मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। शौर्य अपनी पैनी नजरों से अपने आसपास देख रहा था। उसने सबको देख लिया था, लेकिन अब तक उसे वाणी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो काफी देर से उसे ही तलाश कर रहा था, पर वो एक बार भी उसे नहीं दिखी। शौर्य बेचारा किसी से पूछ भी नहीं पा रहा था इस बारे में। विनय उसकी मनोदशा जान मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने आसपास देख खोजने वाले अंदाज में कहता है, यार भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है ना? तुमने देखा क्या? शौर्य उसके ऐसे पूछने पर विनय को एक नजर घूर कर कठोर लहजे में कहता है, नहीं मुझे जरूरत नहीं। तभी आर्यन तपक से कहता है, पर मैंने देखा है बेचारी सुबह से पूजा और भोग के कामों में इधर उधर फिर रही है। मैंने कहा भी इतने सारे नौकर हैं, आप उन्हें करने दो, लेकिन नहीं, ये सब खुद कर उन्हें खुशी मिलती है और खुद को तनुजा माँ के करीब महसूस करती है। आर्यन की बात शौर्य काफी ध्यान से सुन रहा था। उसे वाणी का ये लगन देख अंदर ही अंदर काफी अच्छा लग रहा था। वो और बेचैन नजरों से उसे तलाश करता कि विनय कहता है, लेकिन अभी कहाँ है? कब से नहीं देखा है भाभी को? वो इतना ही कहता कि पीछे उसे एक आवाज आती है, कौन कहाँ है? किससे बातें हो रही हैं बॉयज? उस आवाज को सुन आर्यन और विनय तो पलटकर देखते हैं, पर शौर्य उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो उस आवाज को पहचानता था। सामने सीमा थी। आज उसने काफी डिसेंट दिखने के लिए एक स्लीवलेस व्हाइट एंड क्रीम कलर का सूट पहना था, पर मेकअप में खुद कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हाथों में व्हाइट ट्यूलिप फ्लावर्स का बुके लिए वो हल्का मुस्कुराते हुए खुद के अदाओं के जाल बिखेरते हुए उनके सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए कहती है, किसी की बातें हो रही हैं क्या? आर्यन उसे देख कुछ फ्लर्टी अंदाज में अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, जी आपको देख लिया तो अब बस आपकी ही बातें होंगी हमारे दरमियान। उसकी बात सुन सीमा खुश होते हुए शर्माने वाले अंदाज में उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, क्या आर्यन, तुम भी कभी नहीं सुधरोगे। तुम और तुम्हारी बातें
इतना बोल शौर्य को बुके देते हुए कहती है, शौर्य कैसे हो? ये फ्लावर्स मैं आंटी के लिए लाई हूँ, उन्हें ट्यूलिप बहुत पसंद थे ना। शौर्य सीमा की बात सुन उन फूलों को लेकर एक नज़र उन्हें देखता है। ये फूल उसके माँ के पसंदीदा फूलों में से एक था। उसकी आंखों के सामने वो यादों का मेला आ जाता है, जब वो और उसकी माँ ऐसे ही ट्यूलिप फ्लावर्स के गार्डन के बीच खेला करते थे। बचपन के वो सुकून, माँ के आंचल में बिताए पल शौर्य के अलग ही दुनिया में ले जाते थे। कुछ उन यादों को याद कर शौर्य इमोशनल हो गया, लेकिन जल्द ही खुद पर काबू कर काफी शांत लहजे में उसे देख कर कहता है, थैंक्स फॉर फ्लावर सीमा। सीमा शौर्य के मुंह से ये सुन अंदर ही अंदर काफी खुश हो जाती है। आखिर उसका प्लान कामयाब हो गया। शौर्य का अटेंशन तो इसी बहाने मिल गया। वो अपनी अदाओं के जाल फेंकते हुए कहती है, इट्स माई प्लेजर शौर्य, वैसे भी हम दोस्त हैं तो ये काफी नॉर्मल सी बात है। शौर्य ने सीमा की बात सुन अचानक ही आवाज को सुनकर जैसे ही उस ओर देखा, उसकी नज़र थम सी गई। उसका दिल अपने नॉर्मल ताल से कुछ ज़्यादा ही थिरकने लगा। उसके खामोश आंखों में एक साथ काफ़ी जज्बात उमड़ने से लगे। सीमा जो शौर्य को ही देख रही थी, उसे उसकी आंखों में एक अलग सी चमक देख फूला नहीं समा रही थी। उसे लगा शौर्य उसकी खूबसूरती के कारण ही उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहा है। पर उसकी यह खुशी 2 पल में ही टूट सी गई, क्योंकि उसे उसकी निगाहों का रुख खुद की जगह उसके पीछे पड़ती नजर आ रही थी। ये देख सीमा कंफ्यूजन में पीछे मुड़ जब शौर्य की निगाहों को फॉलो करते हुए देखती है तो उसका तन बदन में जैसे आग सी लग जाती है। शौर्य की निगाहें जिसे निहार रही थी वो और कोई नहीं, वाणी थी। आज वाणी ने क्रीम कलर की साड़ी जिसमें रेड बोर्ड था वो पहनी थी, साथ ही क्रीम कलर का 3/4 का ब्लाउज, हाथों में चूड़ियां थी। वहीं तनुजा जी के कंगन और कानों में वही लंबे झुमके जो कल प्रकाश जी ने दिए थे। गले में सिर्फ शौर्य के नाम का मंगलसूत्र और खुले लंबे बालों में सीधी मांग में शौर्य के नाम का हल्का सिंदूर। माथे पर बिंदी, चेहरे पर बिल्कुल सादगी का निखार, होठ हल्के गुलाबी। वाणी आज उसकी सादगी में भी ओबराय परिवार की बहू होने का रुतबा और उसकी खुद के अंदर की शीतलता साफ साफ झलक रही थी। शौर्य तो बस आज उसमें डूब सा जाना चाहता था। वाणी अपने कामों में काफी व्यस्त थी। वो उसकी भी निगाहें 2 पल के लिए शौर्य पर जैसे ठहर सी गई। शौर्य ने भी आज वाणी का ही रखा क्रीम कलर का कुर्ता और पजामा पहना था। शौर्य का कुर्ता और वाणी की साड़ी जैसे खुद में एक जैसे मैच हो रहे थे। वो था तो काफी हैंडसम, पर आज वो भी सादगी भरे लुक में एक अलग ही पहचान छोड़ रहा था। दोनों की नज़र आपस में मिली। दोनों के दिल एक दूसरे की आंखों में डूब जाना चाहते थे, जैसे एक दूसरे से कुछ कह रहे हों। तभी एक स्टाफ के बुलाने पर वाणी का ध्यान टूटा और वो वहां से जल्दी से चली गई और शौर्य के दिल की बात अधूरी सी रह गई। सीमा जिसने इन आंखों में खोए हुए दोनों के जज्बातों को देख लिया था, उसके टोकने पर भी शौर्य उसे पूरा इग्नोर कर दिया। वो अपने इस नाकामी और गुस्से को लिए वहां से पैर पटकते हुए निकल गई। पंडित जी के बुलाने पर सब पूजा वाली जगह पर जाने लगे, लेकिन जहां सबके कदम आगे बढ़ रहे थे वहीं किसी कदम सबके विपरीत पीछे हट रहे थे। ये और कोई नहीं, ईशान था। वह वहां से हट बिल्कुल मंदिर के अंतिम छोर के एक पेड़ के नीचे जाकर अकेला बैठ जाता है और खामोशी से अपने हाथ में पकड़े एक लॉकेट को देखता रहता है। ये तनुजा जी का लॉकेट था जो ईशान के जन्म के बाद उन्होंने अपने अंतिम सांसों में ईशान को दिया था। ईशान रोना तो बहुत चाहता था, पर अपनी माँ के उस दर्द में इतने सालों में वो आंसू बहकर जैसे उसके अंदर अब सब सूख चुके थे। जन्म देते ही उसकी माँ उससे छीन ली गई और पिता ने तो कभी बेटा होने पर उसके माथे पर हाथ नहीं फेरा। ईशान कभी पूजा में नहीं जाता था, क्योंकि शुरुआत से उस नफरत के बीज ने प्रकाश जी के अंदर इतना जहर भर दिया। ईशान के लिए उन्होंने ईशान को कभी उस पूजा में शामिल तक नहीं होने दिया था। ईशान इन 25 सालों तक वही मंदिर के कोनों में बैठ अपनी माँ को याद करता था। ईशान हर साल की भांति वहीं बैठा था और अपनी माँ के उस लॉकेट को देख ही रहा था कि किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा। ईशान उस हाथ के स्पर्श को महसूस कर अपनी खाली पड़ी निगाहें उठाकर जैसे ही सामने देखता है,
इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड सिर्फ मीत स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मीत स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।